studying the second chapter, life process in living organisms. इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, दो पार्ट में है, इंटरेस्टिंग एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. साइंस में कहते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स ज़्यादा टफ होता है, बट व्हेन यू ट्राई टू स्टडी बायोलॉजी इज मच मच मोर टफर. सो नाउ दिस विल बी द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द लेक्चर. एक्चुअल लेक्चर हमारा, एक्चुअल नॉलेजेबल लेक्चर जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके कुछ 9th स्टैंडर्ड के रिवीजन क्वेश्चंस है, उसको लेते हुए हम लोग चलते हैं. तो पेज नंबर पे कैन यू रिकॉल लिखा हुआ है. हाउ आर फूड स्टफ एंड देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट यूजफुल फॉर देयर बॉडी. क्या क्या दिया हुआ है, फूड स्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स आपको बता दूं, एक बार रिवाइज करा दूं कि न्यूट्रिएंट्स क्या है. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, minerals. These are something that we get from our food. These are some nutrients. फूड स्टफ से हमको ये न्यूट्रिएंट्स मिलता है. सम आर हेल्पिंग अप इन बॉडी बिल्डिंग, some are helping in developing fats, good cholesterol. Some are helping in cell development. Some are helping in boosting our immunity. ठीक है, सब कुछ हमारे को प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर प्रोपोर्शनेट में मिलना चाहिए, प्रॉपर परसेंटेज में मिलना चाहिए. So this is how food stuff and then nutrients are useful for our body through these 5 nutrients. What is the importance of balanced diet of the body? Balanced diet for the body. Balanced diet, what is the balanced diet? वो डाइट आप लो जो आपको ये पांचों जो है प्रॉपर परसेंटेज में मिले. बैलेंस डाइट से क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है. इम्यूनिटी स्ट्रांग रहने से आप डिजीज से दूर रहते हो. ठीक है, so in order to make new immunity strong, you have to get all these 5 nutrients in proper percentage, and to get these nutrients in proper percentage you should have a balanced diet for our body. That is what is importance of balanced diet. Which different functions are performed by muscles in the body? मसल्स के बारे में आपने स्टडी किया था. 2 टाइप के मसल्स हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी. अगर मुझे हाथ उठाना है तो मेरा इंस्ट्रक्शन आएगा तो मैं हाथ उठाऊंगा. मुझे गर्दन हिलाना है तो मुझे इंस्ट्रक्शन आएगा तो मैं गर्दन हिलाऊंगा. मुझे अगर आंखें हिलाना है, इधर देखना है, उधर देखना है, इंस्ट्रक्शन आएगा तो मैं आंखें हिला सकता हूँ. मेरे हाथ के मसल, मेरे गर्दन के मसल, मेरे आइज के मसल आर वॉलंटरी मूवमेंट. मुझे अगर करना है तो करूँगा, नहीं करना है तो ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला है. अदर मसल्स कौन से है तुम्हारे, यहाँ पे आपने स्टडी किया था स्ट्रेटेड मसल्स एंड अनस्ट्रेटेड मसल्स. तो यहाँ पे अनस्ट्रेटेड मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसल्स, आपके हार्ट पंपिंग के मसल्स, आपके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल बॉडी के मसल्स, जिनको कंटिन्यूसली चलना है, जो आपके इंस्ट्रक्शन पे नहीं चलते हैं बट दे हैव टू वर्क कंटिन्यूसली, दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स. सो दिस आर द फंक्शंस. तो फंक्शंस के बारे में आप समझ सकते हो कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मसल्स इन द बॉडी. Then what is the importance of digestive juices in the body? Digestive juices क्या क्या है आपके, बाइल जूस है, मुंह में खाना डालें, सलीवा एक जूस है, पेट में आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. ये सब जूसेस आपके बॉडी, आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काम में आते हैं. In this way, these digestive juices are helpful in the digestive system. Then you have which system is in action for removal of waste material produced in our body. हम जो कुछ भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, वो सब कुछ डाइजेस्ट नहीं हो जाता है. कुछ ऐसा पार्ट है जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है, कुछ ऐसा पार्ट है जो वेस्टेज पार्ट रहता है, कुछ ऐसा पार्ट है जिसमें कोई भी चीज, कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं रहती है. दैट इज थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी. एंड विच वे इट इज थ्रोन आउट, which system throws it out? It is the excretory system which throws the unwanted food out of the body.
Then what is the role of circulatory system in energy production? Circulatory system आपका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड में भी बहुत सारे सेल्स है जहाँ पे आप यहाँ पे नोज से या माउथ से ऑक्सीजन जो लेते हैं वो ब्लड के सेल से हर एक बॉडी पार्ट तक वो ऑक्सीजन पहुँचाया जा सकता है. ओके, तो ब्लड आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन टू डिफरेंट मसल्स ऑफ द बॉडी. इस तरह आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इज हेल्पफुल इन एनर्जी प्रोडक्शन. आपके जो खाया आपने, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो प्रोटीन्स है, जो एटीपी मॉलिक्यूल्स है, जो आपके लिपिड्स है, विटामिन्स है, वो हर सेल के हर पार्ट को पहुंचाना है. वो जो काम किया जाता है वो ब्लड के थ्रू किया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू किया जाता है. What are the various processes occurring in human body controlled? How are the various processes occurring in human body controlled? In how many ways? आपकी ह्यूमन बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है. ठीक है, ब्रेन कंट्रोल करता है. और यहाँ पे आपके बॉडी कंट्रोल के लिए दो नर्व्स है, एक है आपका न्यूरॉन्स और एक है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जो आपने स्टडी किया 9th स्टैंडर्ड में. न्यूरॉन्स और एंडोक्राइन सिस्टम. न्यूरॉन्स में क्या है आपका? एक तो ब्रेन है, एक आपका नर्वस सिस्टम है और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड है. आपका स्पाइनल कॉर्ड है. तो ये सब चीज़ें जो है हेल्प करती है आपको बॉडी कंट्रोल करने के लिए. तो ये जो 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन थे, ये आपका 9th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए कहा गया था. आप अगर 9th स्टैंडर्ड की बुक भी उठा के कभी देख लो तो बेटर है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको आगे कुछ पढ़ने के लिए जा रहे हो तो पीछे से आपको थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है. पीछे का नॉलेज अगर आप भूल गए तो आपके आगे का नॉलेज आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द लाइफ प्रोसेसेस. दिस पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, वेरी इजी ग्रामर में दिया हुआ है. तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. फिर भी बीच में कोई चीज़ मुझे अगर लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा. वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स. किसका ऑर्गन सिस्टम? हमारे बॉडी का ऑर्गन सिस्टम. वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स आर कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी. हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, भले से वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, भले से वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, भले से वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, भले से वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो. हर एक जो है वो कंटिन्यूसली 24 hours they are performing their function along with the various system like digestive, respiratory, circulatory, excretory and control system. ये सब मैंने अभी आपको बताया. Different external and internal organs are performing their functions independently but through a complete coordination. इनके अलावा और भी बहुत सारे बॉडी में एक्सटर्नल फैक्टर्स है. एक्सटर्नल बोले तो हमारे हाथ, हमारी नाक, हमारी जबान, दे आर एक्सटर्नल. और बहुत सारे इंटरनल है, जो इंडिविजुअली तो काम करते जा रहे हैं, बट इंडिविजुअली काम करने के साथ साथ दे आर डूइंग इट इन कोऑर्डिनेशन. टीचर एक टीचर लेक्चर हिंदी ले रही है, एक टीचर लेक्चर मराठी ले रही है, एक टीचर इंग्लिश ले रही है, इंडिविजुअली काम कर रही है. पर जब आपको आपका पोर्शन कवर करना है तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करते हैं कि कितना फर्स्ट टर्म में कंप्लीट करना है, कितना फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कंप्लीट करना है, कितना फाइनल यूनिट में कंप्लीट करना है, कितना आपको होमवर्क देना है. दूसरी टीचर ने ज़्यादा होमवर्क तो नहीं दे दिया, मेरे होमवर्क से ज़्यादा बर्डन नहीं हो जाएगा, तो एक बार कंसल्ट करना ज़रूरी रहता है. जबकि हर कोई इंडिविजुअल लेक्चर दे रहे हैं, बट जब एक कंबाइंड प्रोसेस में पूरा आपको एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन आपको मिलना चाहिए, तो ये सब तीनों टीचर का, लैंग्वेज टीचर प्लस आपके सब्जेक्ट टीचर का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. इस तरह हर एक सिस्टम आपका इंटरनल बॉडी का सिस्टम इंडिविजुअली तो कर रहा है, पर आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, आपके बॉडी को इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए, आपके बॉडी को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए ये इनको आपस में कोऑर्डिनेशन करना जरूरी रहता है. दिस ओवरऑल सिस्टम इज इन एक्शन इन मोर और लेस सेम वे इन ऑल ऑर्गेनिज्म. हर जो जीव जंतु है, हर वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर एक में सेम सिस्टम, सारे सिस्टम, ये जो अभी कहा गया सब सिस्टम पाए जाते हैं. Those are in need of continuous source of
those are in need of continuous source of energy for this purpose. क्यों ये काम किया जा रहा है? क्योंकि पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करना है, पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करके प्रोवाइड करना है. ओके, देयरफॉर इसके लिए हर एक सिस्टम जो है एक दूसरे से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं ना. हमारे को क्या क्या चाहिए? अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, lipids. Fats and lipids both are almost same thing. Fats and lipids are the main source of energy and it is harvested. These two are main source of energy. And they are harvested. Harvested बोले तो कहाँ पे बनता है? It is harvested by the mitochondria present in the cell. आपको याद होना चाहिए कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था mitochondria is the powerhouse of the cell. Why was mitochondria called powerhouse of the cell? Because mitochondria में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. तो जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है that is the powerhouse. ओके, तो आपने 9th स्टैंडर्ड में ये आपका एक ये रीजन भी था, mitochondria is called the powerhouse of the cell. It is not like that only food stuff is sufficient for energy production, but oxygen is also necessary. खाली फूड ही जरूरी नहीं है, खाली फूड ही जरूरी नहीं है. आपके बॉडी को फिट रखने के लिए दो चीज की जरूरत है, फूड एज वेल एज ऑक्सीजन. फूड एज वेल एज ऑक्सीजन, दोनों चीज की जरूरत है. इट इज नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ इज सफिशिएंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, बट ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी. ऑल दीज, दैट इज फूड स्टफ्स एंड ऑक्सीजन, आर ट्रांसपोर्ट अप टू द सेल वाया द सर्कुलेटरी सिस्टम. अभी ऊपर मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या महत्व है हमारे बॉडी में. तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे फूड जो हमने खाया उसके न्यूट्रिएंट्स, हमने ऑक्सीजन जो इनहेल किया उसका जो ऑक्सीजन है वो हर एक सेल तक पहुंचाना है. वो जो काम करता है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है. ठीक है. बिसाइड इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय कंट्रोल सिस्टम. अब कहीं ना कहीं मैं टीचर्स के बारे में बता रहा था कि पर्टिकुलर टीचर सब कुछ अलग अलग सब्जेक्ट ले रही है, तो वहाँ पे कंट्रोल कौन करने वाला है? कंट्रोल प्रिंसिपल करने वाला है. प्रिंसिपल हर टीचर को टास्क दी जाती है. तो बॉडी में भी एक कंट्रोल सिस्टम होता है कि कंट्रोल सिस्टम होता है. ओके, बॉडी में भी एक कंट्रोल सिस्टम होता है विच इंस्ट्रक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ दी, which is instructing the circulatory system, which is instructing the excretory system, which is instructing the digestive system, which is instructing the respiratory system. तो एक कंट्रोल सिस्टम है जो हर चीजों पे ध्यान देता है कि प्रॉपर फूड और ऑक्सीजन जो है प्रॉपरली हर एक सेल तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, हर एक सेल तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है. Besides, it is coordinated by control system of the body. That is, each life process contributes on its way. If each life process contributes on its way in the process of energy production, functioning of all this life process also requires energy. ये सब काम करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है. ये सब काम करने के लिए भी एनर्जी की प्रोड्यूस करते हैं. एनर्जी सप्लाई करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है. ठीक है. तो डबल एनर्जी, यहाँ पे फूड और ऑक्सीजन खा के थोड़ा कुछ एनर्जी अपने लिए रखते हैं, वो एनर्जी यूज करके सारे एनर्जी हर एक सेल तक पहुंचाते हैं, सारे एनर्जी हर एक सेल तक पहुंचाते हैं. ठीक है. ह्यूमन एंड अदर एनिमल कंज्यूम फ्रूट एंड वेजिटेबल. ह्यूमंस एंड एनिमल्स कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉफ्स? दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद बनाते हैं. हम अपना खाना खुद बनाते हैं, पर हम पका के बनाते हैं, हम उसको स्टोव पे पकाते हैं. हम हमारे बॉडी में, हमारे इंटरनल बॉडी में हम खाना नहीं बना रहे हैं, पर प्लांट अपने इंटरनल बॉडी में खाना बना रहे हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेकिंग देयर ओन फूड. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. ओके, प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं, उसके बाद उस फूड में से थोड़ी एनर्जी अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी एनर्जी जो स्टोर कर रहे हैं वो अपने स्टेम में स्टोर कर रहे हैं, वो अपने पत्तों में स्टोर कर रहे हैं, वो अपने फ्रूट्स में स्टोर कर रहे हैं. वो पत्तों को, वो फ्रूट्स को, वो स्टेम को, वो रूट्स को
इंसान और एनिमल्स खा के एनर्जी मिलती है उनको. फाइन. सो ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. दे यूटिलाइज सम फूड फॉर देमसेल्व्स, whereas remaining is stored in various parts like fruits, leaves, stem, roots. We consume all these various plant materials and obtain different nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, mineral, etc. Which food material do we consume to obtain these nutrients? ये nutrients के लिए हम कौन से फूड खाते हैं, कौन से फूड इस्तेमाल करते हैं? तो कुछ फूड्स के बारे में दिया हुआ है. We obtain carbohydrates from milk, fruits. ये जो नाम है यहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम मिल्क, फ्रूट्स, जैगरी बोले तो गुड़, केन शुगर, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, स्वीट मीट्स एंड सीरियल्स लाइक व्हीट, मेज, रागी, जवार, मिलेट, राइस एक्सेट्रा. ये सब चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है. आपको फैट्स और प्रोटीन्स कहाँ से मिलता है? प्रोटीन्स कहाँ से मिलता है? आपको दाल खाते हैं, आप पल्सेस खाते हैं, आप मीट खाते हैं, जो नॉन वेज है वो मीट खाते हैं, उनको वहाँ से प्रोटीन्स और फैट्स मिलता है. ठीक है. वी गेट 4 किलो कैलोरीज. वी गेट 4 किलो कैलोरीज. 4 किलो कैलोरीज कितना होता है? 1000 कैलोरीज. 4000 कैलोरीज. एक 1000 कैलोरी इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी. तो 4 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4000 कैलोरीज. तो हमको अगर हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाया तो हमको 4000 कैलोरीज की एनर्जी मिलती है. ओके. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाया तो हमको 4000 कैलोरीज की और 4 किलो कैलोरीज की एनर्जी मिलती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैथ्स आल्सो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मेजरमेंट आल्सो. ठीक है. लेट अस स्टडी बाय द वे बाय व्हिच दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड. मोस्ट प्लेयर्स आर सीन कंज्यूमिंग फूड स्टफ ड्यूरिंग ब्रेक्स ऑफ द गेम. आप क्रिकेट देखते हो तो कभी ब्रेक होता है, ब्रेक में तो मोस्टली एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, पर ब्रेक में वो लोग पानी पीते हैं, शक्कर का पानी पीते हैं, केला खाते हैं, बहुत सी चीज़ें खाते हैं जिससे वो एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं. ठीक है. वाई मे बी द प्लेयर कंज्यूमिंग दिस फूड स्टफ्स. वो जो एनर्जी ड्रेन हो गई, वो जो एनर्जी एक कुछ 2 घंटे का गेम खेलने में वो जो एनर्जी ड्रेन हो गई, उस एनर्जी को वापस पाने के लिए, उस एनर्जी को रिक्रिएट करने के लिए वो ये सब चीज़ें लेते हैं. ठीक है. फाइन. Then we have very important part called respiration. What is respiration? Respiration is of 2 types. एक रेस्पिरेशन है जो आप माउथ से लेते हैं, जो नाक से लेते हैं, जिसको आप ब्रीदिंग कहते हैं. आप ब्रीदिंग कहते हैं, जिसमें आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. ठीक है. और सेकेंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन ये एक्चुअल में रेस्पिरेशन है. द प्रोसेस हम लोग जो नाक से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग. एक्चुअल रेस्पिरेशन जो कहा जाता है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन. आपके सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है, सेल अब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को और फिर सेल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से आपके मुंह और नाक तक आता है, फिर आप छोड़ते हैं. तो ईच सेल इज रेस्पिरेटिंग. तो वो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन आपके 2 टाइप के होते हैं. एक है आपका ब्रीदिंग, एक है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन. हाउ डज इट ऑकर वो हम थोड़ा सा उसको डिटेल में, ये इसमें पर्टिकुलर चैप्टर में हर चीज़ दिया हुआ है, हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है. उसके बाद आपको अभी एक आपका डायग्राम दिया हुआ है वहां पे कि कौन सी चीज क्या है. वो डायग्राम में
ना डायग्राम आपको मैंने यहाँ पे दिया हूँ, डायग्राम ऊपर से नीचे जो सीरियल में जा रहा है वो वहाँ पे से क्या है मैं आपको बता दूँ डायरेक्ट। फर्स्ट जैसा सीरियल में ऊपर से नीचे है, पहला है आपका नोज दिया हुआ है, नॉस्ट्रिल दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल कहा जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज नेजल कैविटी होता है। उसके बाद आपका माउथ दिया हुआ है, माउथ आपका लोकल नेम है, आपका साइंटिफिक नेम होगा ओरल कैविटी। पहला आपका नाक था, नोज था, दैट वाज नेजल कैविटी। सेकेंड आपका माउथ है, दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी। आप थोड़ा और नीचे आएंगे, इसी तरफ है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फायरंक्स, PHYRANX, फायरंक्स। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपके राइट में है लायरेंक्स, और नीचे आएंगे आपके, फिर आपके लेफ्ट में रहेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। Then you come down, then you have at your right, that is called lungs, and then down में आपका 1 2 3 4 5 6 7th part जो है that is called diaphragm, and नीचे जो separately आपके डायग्राम दिया हुआ है that is called alveoli, alveoli, दैट इज कॉल्ड एलिवियोली। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका है, यहाँ पे कहीं ना कहीं दिस वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवेंथ वन, और ये कहीं ना कहीं बाहर से आया हुआ है, दैट इज एलिवियोली। वो डायग्राम में दीज आर द नेम्स, दैट इज द पार्ट ऑफ द, दैट इज द लेवल, जो डायग्राम में लेवल करने का है वो ये नाम आते हैं। क्लियर? In living organisms, respiration occurs at two levels. Okay, in living organism, respiration occurs at two levels: body level and cellular level. Oxygen or carbon dioxide are exchanged between body and surrounding in case of respiration at body level. Body level यहाँ पे मैंने बोला था आपका ऑक्सीजन इनटेक हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड is given out at body level. In case of respiration at cellular level, foodstuffs are oxidized with or without help of oxygen. हमारे फूड जो हम खा रहे हैं, वो जो कार्बोहाइड्रेट्स, वो जो फैट, वो जो प्रोटीन बन रहे हैं, these foods are oxidized. Foods are oxidized. पूरे बॉडी को, हमारे बॉडी को पूरे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो फूड में से भी ऑक्सीजन निचोड़ के ले लिया जाता है। तो यहाँ पे सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ओके, सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एट सेलुलर लेवल। तो यहाँ पे आपको बता दें कि रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस एट टू लेवल, बॉडी लेवल एंड सेलुलर लेवल। बॉडी लेवल में डायरेक्ट खाली ऑक्सीजन इनटेक हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस दिया जा रहा है, बट एट सेलुलर लेवल फूड जो हम खा रहे हैं, दिस फूड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। हर एक सेल जो है उस फूड में से ऑक्सीजन निचोड़ ले रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ओके। देन वी हैव अगेन 3 क्वेश्चंस। हाउ मेनी एटम्स ऑफ CH and O आर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो मैं बता दूं आपको, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, C6H12O6। तो कितने एटम्स हैं? कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम्स होते हैं
in glucose. That is the first part. Which type of chemical bonds are present between all these items? बॉन्ड अलग तरीके के होते हैं आपके, कोवेलेंट बॉन्ड, आपका आपका covalent bond and some different bonds are there. Right now I am not able to remember, पर मैं बता दूं कि यहाँ पे जो एक होता है शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ओके, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और दूसरा होता है एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो होता है इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड। वो होता है इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ओके, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। फाइन। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री व्हाट हैपेंस व्हेन अ मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड। एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो जो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री है that will be called as oxidation. That will be called as oxidation. When molecule is oxidized, that process will be called as oxidation. ठीक है? Now, carbohydrates of the food that we consume every day. हमने पढ़ा था सबसे पहले, सबसे मेन एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। Carbohydrates of the food that we consume every day are mainly utilized for the production of energy required for daily needs. This energy is obtained in the form of ATP, adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. Carbohydrates of the food that we consume every day are mainly utilized for the production of energy required for daily need. This energy is obtained in the form of ATP. For this purpose, glucose, a type of carbohydrates, is oxidized. Glucose, ये एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये जो है ग्लूकोज जो है वो एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है step by step in the cell. This is called cellular respiration. This is called cellular respiration. तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स में एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज क्या हो रहा है? वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप सेल में ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसको कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। Cellular respiration occurs among the living organism by two methods. These two methods are, और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये दो मेथड है। एक है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपको थोड़ा सा अगर रिवाइज हो रहा होगा, आपको अगर सिखाया होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन होता है एरोबिक में। यहाँ पे नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, यहाँ पे नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। These two methods are aerobic respiration, that is oxygen is involved, and anaerobic respiration, that is oxygen is not involved. In aerobic respiration, glucose is oxidized in 3 steps. Glucose is oxidized in 3 steps. ये हमारा आखिरी पार्ट है यहाँ पे। अब हम जो डिटेल में अगले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे कि कैसे ग्लूकोज 3 स्टेप में ऑक्सीडाइज हो रहा है, हम उसको स्टडी करेंगे। तो आपको जब अगला लेक्चर आप स्टडी के लिए आओ तो आपको पूरा याद होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स में से एक पार्ट है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप सेल में ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप का है, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। और ये ग्लूकोज जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो 3 स्टेप में हो रहा है, 3 लंबे लंबे स्टेप्स है। वो 3 स्टेप्स क्या है हम अगले लेक्चर में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।